हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। आज प्यारे बच्चों, आज आरोग्यम बैच के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज एक प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ईसीटी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आज का जो प्रोसीजर है ये एक तरह की ट्रीटमेंट मोडालिटी है कि आपके सामने अगर कोई पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट है तो आप उसको कैसे इलाज कर सकते हैं। आज की बात होगी ईसीटी के ऊपर। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ईसीटी से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप नॉट सेट तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी, ईएसआईसी या सीएचओ लेवल भी करेंगे, तो ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज आप सभी को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आज मैं सभी को पढ़ाऊंगा ईसीटी। पहली बात कि ईसीटी क्या होता है, कितने टाइप से ईसीटी देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को कैसे प्लेस करेंगे और नर्सिस का क्या रोल होता है। तो हम आज इन सब के ऊपर बात करेंगे कि रोल ऑफ नर्स क्या आने वाला है, इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करेंगे, ईसीटी होती क्या है। तो इन चीजों के ऊपर बात करते हुए आज आप सभी को मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जिसको कहते हैं ईसीटी। सबसे पहला सवाल इस ईसीटी पे यही बनता है, वो है इसका फुल फॉर्म। पेपर में ऑप्शंस आ जाते हैं तो हमें वन लाइन के अंदर एक फुल फॉर्म पूरा याद रखना चाहिए कि ईसीटी क्या होती है। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी, इसी को कहते हैं ईसीटी। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई इंसान पागल हो जाता है, साइकेट्रिक हो जाता है, मेंटली इल हो जाए, क्या हो जाए, मेंटली इल। अब हम सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि साइकेट्री के अंदर जो लोग मेंटली इल होते हैं उनका डायरेक्टली इलाज ये नहीं होता कि हम उनको दवाई पकड़ा दें। शरीर में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कि आपके हाथ में पस पड़ गई, आपके जॉइंट टूट गया, पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, कुछ भी बीमारी हो रही है, उनका इलाज हम एमएसएन में पढ़ते आ रहे हैं कि हम उनको मेडिसिन देते हैं। बट जब दिमाग की बात आती है तो हम सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं रहते। हमारे पास इलाज के लिए चीजें होती है जिसको कहा जाता है साइको फार्माकोलॉजी। भाई, साइको फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है कि हमने दवाओं का इस्तेमाल किया। साइको का मतलब है माइंड को सुधारने के लिए दवाओं का। पहला है दवाओं के द्वारा, इलाज के दौरान दवाओं के साथ साथ हम यूज में लेते हैं साइकोथेरापी। क्या यूज में लेते हैं, साइकोथेरापी। कि भाई, दिमाग के लिए दवा दी हमने उसको ठीक करने के लिए, हमने साइकोथेरापी दी जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ सके, इसलिए हम साइकोथेरापी देते हैं। एंड देन आफ्टर आप जो देंगे वो क्या है, जब सारी चीजें फेल होने लग जाए, ऊपर की दोनों चीजें फेल होने लग जाए, तो आप देते हैं करंट, जिसको कहते हैं ईसीटी। ईसीटी क्या चीज है, करंट देना। आपने मूवीज में देखा होगा कि बिठा करके ऐसे करंट लगाते हैं और करंट की वजह से पेशेंट जो होता है वो बचने की बच जाता है। तो यहां समझिएगा सीन क्या होता है कि दवाओं से एक अमाउंट में असर पड़ता है, बट जब जिन पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बुरी हुई पड़ी होती है उनको ईसीटी दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई साइकेट्रिक पेशेंट मिलेंगे, वो बोलेंगे मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं मुझे सुसाइड करना है। अब ऐसे पेशेंट को आप दवाओं से कब तक ठीक करते रहेंगे, कब तक साइकोथेरेपी देंगे। तो उनको क्या करना पड़ता है, हम उनके दिमाग में करंट देते हैं, और जब वो करंट लेंगे तो उनके दिमाग में ऑल्ट्रेशन हो जाएगा हॉर्मोन्स का, और फिर वो वापस रिटर्न होंगे नॉर्मल कंडीशन की तरफ। प्यारे बच्चों, ईसीटी समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको ईसीटी का समझाता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी हमारा आज रहेगा पॉइंट। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी क्या होती है, इट इज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी, ट्रीटमेंट मोडालिटी in which electric current electric current is passed
इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द ब्रेन, इन द ब्रेन सेल्स। यहां समझिएगा प्यारे बच्चों, एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास्ड करते हैं ब्रेन सेल में, और ब्रेन के सेल में भी कौन से सेल होते हैं जिनको कहा जाता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। तो ये सोमैटिक थेरापी भी कहा जाता है, तो और इसको फिजिकल थेरापी भी कहा जाएगा। क्या कह सकते हैं? इट इज अ सोमैटिक थेरापी। अभी समझाते हैं क्यों कहा जाता है इट इज अ सोमैटिक थेरापी और फिजिकल थेरापी। सोमैटिक या फिजिकल थेरापी कहा जाता है। अब समझिएगा, मेरा शरीर, आपका शरीर जो है वो दो प्रकार के सेल से मिलकर के बना है। यहां मैंने बोला कि ईसीटी में दिमाग के सेल पे करंट दिया जाएगा, दिमाग का सेल भी कौन सा? सोमैटिक सेल पे दिया जाएगा, इसीलिए इसको सोमैटिक या फिजिकल थेरापी किया गया। प्यारे बच्चों यहां समझिए, आपका शरीर और मेरा शरीर जो है वो बना है सेल से मिलकर के। ये सेल दो प्रकार के होते हैं, एक सेल होते हैं सोमैटिक सेल, और दूसरे सेल जो होते हैं इनको कहा जाता है जर्म सेल। एक तो होंगे सोमैटिक सेल, दूसरे होंगे जर्म सेल। अब सोमैटिक और जर्म सेल में अंतर क्या होता है? मेरे शरीर का एक सेल तो मैं लेता हूं, आपके शरीर का एक सेल लेते हैं, ये स्किन का एक सेल लिया। ऐसे सेल जो एक से दो हो नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते? एक से दो नहीं हो सकते, माने के ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में एक ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे कि आपका एक ये स्किन का सेल है, एक स्किन का सेल ये ले लिया, क्या इससे कोई ऑफस्प्रिंग बन सकता है? नहीं बन सकता। और ऐसे सेल जिनसे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनको जर्म सेल कहा जाता है, जैसे कि आपका स्पर्म एंड ओवम। भाई स्पर्म और ओवम से क्या होगा? जब ये दोनों मिलेंगे तो एक नया इंसान पैदा होगा, ये जर्म सेल है। और ये यहां पे नॉर्मल जो सेल होते हैं, नॉर्मल सेल ऑफ बॉडी, नॉर्मल सेल ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? ऐसे सेल जिनसे कोई आगे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकता। तो हम करंट कहाँ लगा रहे हैं? सोमैटिक सेल पे लगा रहे हैं, दिमाग के सेल के ऊपर लगा रहे हैं। किन के ऊपर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों? दिमाग के सेल पे लगा रहे हैं। तो ये ईसीटी जो है, ईसीटी डेवलप करने वाले 1938 के अंदर बिनी एंड कार्लेटी ने, एक इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया ये प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर तब से लेकर के अब तक चलता ही आ रहा है और इलाज में बहुत अच्छा योगदान देता है। तो हमें यहां याद रखें, द ईसीटी वॉज द ईसीटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बिनी एंड कर्लिटी इन 1938। इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है बिनी एंड कैरलिटी। उन्होंने 1938 के अंदर ये चीज को क्या किया? डिस्कवर किया। तो हमें पता है करंट लगाते हैं, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए और करंट देंगे, उसी को हमने क्या कहा? ईसीटी का। प्यारे बच्चों यहां ईसीटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स निकल निकल के आते हैं, जैसे कि ईसीटी की मशीन जो होती है वो आपको कितना करंट देना पड़ेगा, कितनी देर के लिए देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट का ऐसा सिर होता है, तो इस पेशेंट के सिर के दोनों तरफ हम क्या करते हैं? पेशेंट के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया जाता था, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया जाता था, और ये करंट के जरिए इसमें हम क्या करते थे? करंट के जरिए इसको शॉक दिया जाता था। अब पहले तो कुछ इस प्रकार से शॉक दिया जाता था दोनों तरफ, अब नए जमाने में एक तरफ लगाया जाता है। तो जनरली आप एक बात याद रखें, ईसीटी जब देंगे तो उसमें एक अमाउंट ऑफ करंट जाता है, वो 90 से 150 वोल्टेज का करंट जाता है। एवरेज हम देखें तो 110 वोल्ट करंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहां देखें, इन ईसीटी इन ईसीटी द वोल्टेज ऑफ करंट
in ECT the voltage of current passed is 90 to 150 volts, 90 to 150 volts, average 110 volts। आपसे करंट पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा 90 से 150 वोल्ट तक हम करंट पास करते हैं, बट एवरेजन 110 वोल्ट का करंट होना चाहिए। कितने वोल्ट का करंट होना चाहिए? 110 वोल्ट का करंट होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा नहीं होता कि हमने मशीन लगाई और हमने करंट का बटन दबा करके 110 वोल्ट पे छोड़ दिया और वो झूम रहा है, वो करंट लग रहा है, नहीं। ये करंट की मात्रा इतने शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि बस आपने बटन दबाया, वो करंट गया, ऑटोमेटिक सर्किट का वायर अपने आप अलग हो जाएंगे और वो करंट से रिलीव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने बटन दबाया और करंट घूम रहा है और हम बटन दबाएंगे तब बंद होगा, बटन दबाया करंट गया, बंद हो जाएगी मशीन ऑटोमेटिक। तो ये जो सेकंड सारा प्रोसीजर होता है ये सेकंड्स के अंदर होता है। कितने सेकंड? 0.1 से 1 सेकंड के बीच में होना चाहिए। अब देखो, सोचो 1 सेकंड का कितना बड़ा होता है। आप बटन दबा के बंद भी करोगे ना, उसमें भी 5-6 सेकंड लग जाएंगे। तो इतना फास्ट तरीके से आपने बटन दबाया, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो यहां टाइम पीरियड कितना होता है? द टाइम ऑफ द टाइम ऑफ ECT shock, the time of ECT shock is between 0.1 second to 1 second। 0.1 सेकंड से 1 सेकंड एवरेज कितना होता है? एवरेज टाइम जो है 0.6 सेकंड का होता है। 0.6 सेकंड फॉर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक, फॉर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक। तो जनरली हमें जो करंट, एक तो वोल्टेज याद रखना 90 से 150 यानी कि 110 एवरेजन पे देते हैं, और 0.1 से 1 सेकंड के बीच में देते हैं। 0.6 सेकंड के अंदर हम इसको करंट दे देंगे। और जो इसकी पावर होती है एम्पियर के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि ECT जब देते हैं एम्पियर के अंदर इसकी पावर कितनी होगी, तो 200 से 1600 एम्पियर का करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। द पावर ऑफ करंट is 200 to 1600 मिली एम्पियर। ठीक है, 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां समझिए कि मैंने पेशेंट को करंट देना है। अब करंट जो दे रहा हूं उसके अंदर मैं 110 एवरेजन 110 का वोल्टेज दिमाग में भेजूंगा, और ये इतनी फास्ट भेजूंगा कि आप 0.6 सेकंड के अंदर अंदर वो करंट अंदर जाके वापस आ जाएगा। इसी को कहते हैं ECT। अब ECT का लॉजिक क्यों है, क्यों ECT हम दे रहे हैं, यहां समझना। हमारे दिमाग में जब कोई इंसान मेंटली इल होता है, क्या होता है भैया? मेंटली इल हो जाता है, तो वो मेंटली इल के अंदर आप देखेंगे कि उसके दिमाग में हॉर्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है। आज तक किसी भी जीवित इंसान के अंदर ECT का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि देखिए आज ECT मैं लगा रहा हूं और मुझे उसका अंदर का देखना है, तो मुझे उसका क्रेनियम खोलना पड़ेगा, उसके ब्रेन, जिंदा ब्रेन को देखना पड़ेगा। तो जनरली एक हाइपोथेसिस ऐसी बनी कि ECT मशीन दिमाग के केमिकल्स को ऑल्टर्ड करता है। क्या करता है? दिमाग के पूरे सेल्स को ऑल्टर्ड कर देता है। तो यहां याद रखिएगा, प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ ECT, प्रोसेस ऑफ ECT फंक्शनिंग, ECT फंक्शन वो कैसे है? अ हाइपोथेसिस अ हाइपोथेसिस explain that explain that ECT function by providing ECT function by providing shock such that hormones in brain
increases. हार्मोन इन ब्रेन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज कैसे? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये इंक्रीज हो जाते हैं दिमाग में। और जैसे कि मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में कमी किसकी होती है? सीरोटोनिन की। अब सीरोटोनिन की, एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन, ये सब इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो ये जो मान लीजिए किसी का बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, शॉक लगा है, सीरोटोनिन बढ़ जाएगा तो मूड डिप्रेशन में कम होता है, नॉर्मल वापस सीरोटोनिन बढ़ेगा तो नॉर्मल जिंदगी में आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ईसीटी में सिर्फ दिमाग के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अब यहां समझिएगा कि कितने प्रकार से ईसीटी होती है। तो मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ ईसीटी, टाइप्स ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी को कैसे बांटा गया? द ईसीटी इज डिवाइडेड, द ईसीटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। ईसीटी को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला होता है डायरेक्ट ईसीटी, क्या होता है? डायरेक्ट ईसीटी। और दूसरे प्रकार की ईसीटी, याद रखिएगा डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट मत बोलिएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में आंसर गलत चला जाएगा। तो पहली होती है डायरेक्ट ईसीटी और दूसरी होती है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड ईसीटी। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है मॉडिफाइड। पहले के जमाने में डायरेक्ट चला करती थी, आज के जमाने में मॉडिफाइड। क्योंकि डायरेक्ट ईसीटी वो ईसीटी होती है जिसमें हम करंट देते हैं पेशेंट को विदाउट मसल रिलैक्सेंट, विदाउट एनेस्थीसिया। जब आप मसल रिलैक्सेंट नहीं दोगे, एनेस्थीसिया नहीं दोगे, तो करंट जब लगेगा तो पेशेंट अपने हाथ पैर ऐसे भींच लेगा और उसके जॉ, उसकी रीढ़ की हड्डी वो डिसलोकेट हो जाएगी इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से। तो हम पहले डायरेक्ट दे दिया करते थे कि आपको ना एनेस्थीसिया ना कुछ। बट आज के जमाने में जब आप एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो उसको कहते हैं मॉडिफाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मॉडिफाइड ईसीटी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिखवाता हूं डायरेक्ट ईसीटी क्या चीज है। डायरेक्ट ईसीटी, इट इज प्रीवियसली, इट इज प्रीवियसली used type of ECT, used type of ECT, of ECT in which shock is given, shock is given in absence of, in absence of anesthesia and muscle relaxant, एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट की एब्सेंट में आप देंगे करंट, उसको कहते हैं डायरेक्ट। बट ओनली कुछ अमाउंट में एट्रोपिन ग्लाइकोलेट डाल दिया जाता है। ठीक है, एट्रोपिन ग्लाइकोलेट क्या करेगा? वो आपके मुंह के अंदर का सीक्रेशन को कम कर देगा। तो हम यहां क्या करते थे? मसल रिलैक्सेंट और ये नहीं देते थे, बट स्मॉल अमाउंट, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एट्रोपिन glycolate is administered, is administered to decrease secretions, to decrease secretion। एट्रोपिन हम जो है वो देते हैं, क्यों देते हैं? सिक्रीशन को कम करने में। तो देखो पहले जमाने में डायरेक्ट चलती थी, सवाल आए कि डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, तो डायरेक्ट में हम एनेस्थीसिया बिना दिए हम उसको करंट दे देंगे, डायरेक्ट है। मॉडिफाइड में क्या होता है प्यारे बच्चों? मॉडिफाइड ईसीटी, in modified, in this type, in this type shock is given, shock is given after administering, after administering, after administering, shock is given after administering muscle relaxant,
मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया। मसल रिलैक्सेंट एनेस्थीसिया देने के बाद हम शॉक देंगे, इसको मॉडिफाइड कहते हैं। कॉमनली आजकल यही यूज में लिया जाता है मॉडिफाइड। इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ, इट इज यूज्ड नाउ सॉरी नाउ डेज। तो ये आजकल यही यूज में लिया जाता है मॉडिफाइड ईसीटी। तो देखो ईसीटी हम देते हैं करंट की प्रेजेंस में, करंट में मसल रिलैक्सेंट और ये दे रहे हैं तो वो मॉडिफाइड, विदाउट मसल रिलैक्सेंट एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट। अब इलेक्ट्रोड कैसे, कहाँ कहाँ हमें इलेक्ट्रोड लगानी है, क्योंकि करंट क्या होता है जनरली कि जैसे सिर है हमारा तो सिर के ऊपर एक इलेक्ट्रोड यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ। तो जैसे करंट के लिए आप देखते होंगे दो तार यूज में लेते हैं, लाल तार होता है काला तार होता है, करंट यूज आता है किस तरीके से आता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल लेते हैं जिससे करंट पहुंचे। तो अगर इलेक्ट्रोड्स जो हैं, अगर आप दो इलेक्ट्रोड्स यूज में ले रहे हैं तो इसको कहते हैं बायलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। अगर कहीं एक ही इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल लेते हैं, एक ही सेल के ऊपर एक तरफ ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इसको कहते हैं यूनिलेटरल प्लेसमेंट। तो आप देखिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। पहला आता है बायलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। बायलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, bilateral electrode placement, it is a electrode placement, it is electrode placement in which two electrodes are placed on head temporal region, head temporal region। याद रखिएगा इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं, ये टेम्पोरल बोन होती है दोनों तरफ की, यहाँ टेम्पोरल बोन पे लगाते हैं। अब टेम्पोरल बोन पे भी हम क्या करते हैं, हमारी आंखों का ये जो पार्ट होता है आउटर कैंथस कहा जाता है, आउटर कैंथस से कान के ये जो उभार होता है ट्रैगस, इसके बीच में एक लाइन बनाएंगे, उसके 1 इंच ऊपर यहाँ लगाते हैं। तो आप यहाँ समझिएगा, तो यहाँ क्या बोलते हैं, इट इज द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन हेड टेम्पोरल रीजन, अ लाइन, अ इमेजिनरी line is made, a imaginary line is made between outer canthus of eye to tragus of ear, 1 inch above the line, 1 inch above the line। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, आपके यहाँ ये किया जा रहा है कि आंखों के, मान लीजिए ये आईज है पेशेंट की, इस आईज और ये जो कान होता है, इस कान के ट्रैगस के यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन, उससे 1 इंच ऊपर हम यहाँ इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो अगर दोनों तरफ आप ऐसे करके दोनों तरफ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, दोनों तरफ लगा रहे हैं, तो इसको तो क्या कहते हैं, बाइलेटरल कहते हैं। बट एक जगह लगाएंगे उसको यूनिलेटरल कहा जाता है। तो बाइलेटरल की कमी क्या है प्यारे बच्चों, कि जब दोनों तरफ आप इलेक्ट्रोड्स को लगाते हो तो ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि हमारे ब्रेन का डोमिनेंट पार्ट जो है उसमें याददाश्त चली जाती है, याददाश्त में कमी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जनरली जो नॉन डोमिनेंट साइड है बस वहीं पे हम इलेक्ट्रोड लगा दें जिससे कम से कम नुकसान हो। इस वाले प्रोसीजर में बाइलेटरल में क्या था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा था। इट इज अवॉइडेड ड्यू टू large it is avoided due to side effects large side effects of memory loss, लार्ज साइड इफेक्ट ऑफ मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस के ज्यादा हो रहे हैं तो इस वजह से चांसेस में बायलेटरल को नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं यूनिलेटरल प्लेसमेंट। तो हमारा दूसरा कौन सा होता है, यूनिलेटरल प्लेसमेंट,
लेटरल प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिलेटरल प्लेसमेंट। तो यूनिलेटरल प्लेसमेंट में मान लीजिए मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, ठीक है, मैं सीधे हाथ से काम करता हूं, तो मेरा सीधा हाथ का डोमिनेंट पार्ट जो होगा काम करने वाला मेरा दिमाग का, वो राइट साइड ही है। तो राइट साइड में अगर मैं यहां इलेक्ट्रोड लगाऊंगा तो राइट साइड में नुकसान ज्यादा होगा। तो इस तरीके में यूनिलेटरल में क्या किया, जो डोमिनेंट पार्ट से, जिस पार्ट से काम कर रहा है, उसके नॉन डोमिनेंट साइड के ऊपर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे लेफ्ट डोमिनेंट ब्रेन, नॉन डोमिनेंट साइड पे मैं लगाऊंगा। अगर मैं लेफ्ट हाथ से लिखता हूं तो मेरे उल्टी तरफ लगाऊंगा, राइट साइड पे इलेक्ट्रोड प्लेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम आपका ब्रेन साइड इफेक्ट में जाएगा। तो यहां याद रखिएगा, इन यूनिलेटरल यूनिलेटरल प्लेसमेंट, इन यूनिलेटरल प्लेसमेंट, अ सिंगल इलेक्ट्रोड, अ सिंगल इलेक्ट्रोड is placed is placed on non-dominant side, on non-dominant side of brain, साइड ऑफ ब्रेन। नॉन डोमिनेंट साइड कौन सी होती है, एग्जाम्पल आपको देता हूं, राइट हैंडेड पर्सन में, राइट हैंडेड पर्सन, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां राइट हैंडेड पर्सन में इलेक्ट्रोड प्लेस की जाएगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम ब्रेन डैमेज होगा, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है मेमोरी लॉस। दोनों तरफ लगाओगे ज्यादा मेमोरी लॉस होगा, तो नॉन डोमिनेंट साइड में जो ज्यादा कम कम काम कर रहा है तो उसी की तरफ लगा दो, तो इससे क्या होगा, आपका हार्मोन्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि ईसीटी जो देते हैं, करंट देते हैं, और करंट देने के दो तरीके थे, डायरेक्ट, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड अभी दे रहे हैं, यूनिलेटरल बायलेटरल प्लेसमेंट था इस इलेक्ट्रोड का, अगर एक साइड लगाओगे तो वो बेहतर एक साइड वाला होता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ईसीटी दिया जाता है और किन में दिया जाता है। तो मैं आपको इंडिकेशंस बताता हूं, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी का इंडिकेशन आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा, तो आप याद रखिएगा, इंडिकेशन को दो प्रकार से बताया गया। एक तो होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, एब्सोल्यूट इंडिकेशन, और एक होता है रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट इंडिकेशन का मतलब है जिसमें देना ही देना है। रिलेटिव इंडिकेशन मतलब हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, डॉक्टर ऑर्डर कर दे, नहीं करे तो उसके हिसाब से, बट एब्सोल्यूट इंडिकेशन इनमें तो देते ही देते हैं। एब्सोल्यूट इंडिकेशन पे सवाल आया था आपका, तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट इंडिकेशन वो इंडिकेशन होता है जैसे कि डिप्रेशन, मिलेनोकोलिया। डिप्रेशन मतलब मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, तो उनको दो पहले करंट, क्योंकि वो मर जाएंगे। तो डिप्रेशन वाले, मिलेनोकोलिया वाला पेशेंट कौन होता है, ये भी डिप्रेशन होता है, मिलेनोकोलिया वाला। आप बैठे हुए डिप्रेशन में बैठा हुआ है और बैठे बैठे रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, फीलिंग नहीं होगा, बेखौफ हो जाएगा डर से, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। द एब्सोल्यूट इंडिकेशन इज, द एब्सोल्यूट इंडिकेशन इज, द एब्सोल्यूट इंडिकेशन इज सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन एंड मिलेनोकोलिया, एंड मिलेनोकोलिया। सीवियर डिप्रेशन एंड मिलेनोकोलिया। मिलेनोकोलिया का मतलब क्या होता है, मिलेनोकोलिया का मतलब होता है डिप्रेशन इन विच पेशेंट स्टार्ट्स क्राइंग एंड एनहिडोनिया, कॉमा फियरफुलनेस। एक इंसान रोने धोने लग जाएगा डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन में देते ही देते हैं। दूसरी बात आती है किन में और दे सकते हैं, जिनको कहा जाता है रिलेटिव इंडिकेशन। तो अगला क्या होता है, रिलेटिव इंडिकेशन। रिलेटिव इंडिकेशन का क्या मतलब है,
रिलेटिव इंडिकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपका द रिलेटिव इंडिकेशंस आर द रिलेटिव इंडिकेशंस आर कौन कौन सी, अगर कोई मेनिया का शिकार है, मेनिया पेशेंट, दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला, मेनिया का पेशेंट हुआ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला हुआ, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर वाले पेशेंट को दिया जाता है, और जो भी साइकोटिक बड़ी बीमारियां होती हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर, उनमें दिया जाए। तो देखो, रिलेटिव का मतलब है दे सकते हैं चॉइस के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, बट एब्सोल्यूट इंडिकेशन तो यही है, डिप्रेशन का जो शिकार हो, सीवियर डिप्रेशन वाला, उनमें देना ही देना है। ठीक है, ये तो क्या है, इंडिकेशन कब देना है, करंट। अब मैं आपको बताता हूं कि कब नहीं देना है करंट, तो यहां कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसको मैं कहूंगा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो क्या है? कब नहीं देना, डॉक्टर मना करते हैं बिल्कुल नहीं देना इस कंडीशन में, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो होता है इंक्रीज्ड आईसीपी। जब पेशेंट के दिमाग में इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी का मतलब क्या? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंक्रीज्ड आईसीपी का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, समझिएगा दिमाग में पहले प्रेशर बढ़ा पड़ा है और मैंने करंट दे दिया तो दिमाग की वेसल्स फट जाएगी। तो कभी भी इंक्रीज्ड आईसीपी में आप नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे? करंट नहीं देंगे। रिलेटिव मैं बताता हूं कि और भी ऐसी कंडीशन है जिसमें सोच समझ के करंट दिया जाता है, उसको कहते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। डॉक्टर बोलेंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो वो क्या है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि किसी के दिमाग में सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म का मतलब है कि ब्लड वेसल नॉर्मली ऐसी होती है, बट किसी की वॉल खराब हो जाती है ब्लड वेसल की, तो ऐसे बलून सा फूल जाता है। अब मैंने करंट दिया तो ये वेसल का बलून फट जाएगा, खूनम खान हो जाएंगे, हैमरेज हो जाएगा, तो आप नहीं देना। दूसरी बात, जिनको कार्डियक पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट, उनको नहीं देना। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस वाले, जिनकी हड्डियां बिल्कुल गल चुकी हैं, उनको नहीं देते। मेटालिक इम्प्लांट जिनकी बॉडी में होता है, मेटालिक इम्प्लांट, उनको भी नहीं देना, इम्प्लांट वालों को, क्योंकि करंट आपका डांस करने लग जाएगा कि करंट हमने यहां दिया, सब शॉक की कंडीशन हो जाएगी कि यहां पे दिया और कहीं मेटालिक इम्प्लांट था तो वो वहीं की वहीं रह गया, तो आपको वहां इम्प्लांट वालों में नहीं देना। किसी को ब्रेन स्ट्रोक, कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक आया हो, उनको भी नहीं देना। क्या नहीं देना? ब्रेन स्ट्रोक वालों को नहीं देना, कार्डियक वालों को नहीं देना। साथ के साथ आप याद रखिएगा सेरेब्रल एन्यूरिज्म वालों को नहीं देना, और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन वालों को भी नहीं दिया करता। तो अगर डॉक्टर कहते हैं ये तो क्या है, इस कंडीशन में एब्सोल्यूट आईसीपी में तो बिल्कुल नहीं देना, इसमें ये होता है ठीक है डॉक्टर बोल रहा है यार कंडीशन खराब है दे दो, तो इसमें अपन सोच समझ के दे सकते हैं, बट उसमें तो बिल्कुल नहीं देते। ये रही क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद मैं आपको बताता हूं कुछ साइड इफेक्ट्स। अगर आप ईसीटी देते हैं, डायरेक्ट वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। साइड इफेक्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है, मेमोरी लॉस, रिवर्सिबल मेमोरी लॉस, कि याददाश्त थोड़ी टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा, हाँ मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, फिर उसके बाद होश में आ जाएगा, अच्छा तुमने दिया था। तो याद रखिएगा, साइड इफेक्ट जो पूछा जाए वो मेमोरी लॉस है, रिवर्सिबल मेमोरी लॉस इसका साइड इफेक्ट है, रिवर्सिबल मेमोरी लॉस। रिवर्सिबल मेमोरी लॉस इसका साइड इफेक्ट है। दूसरी बात इसके साइड इफेक्ट में, जब पेशेंट को क्या होने लग जाएगा, शॉक के बाद हेडेक रहेगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, मुंह जो है बिल्कुल सूखा रहने लगेगा थोड़े टाइम के लिए,
पाल्पिटेशन होगा। पाल्पिटेशन का मतलब है जी घबराने जैसा फील होगा, और उसके बाद उसको कई बार क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये होता है साइड इफेक्ट, और सबसे मेजर साइड इफेक्ट यही है, मेमोरी लॉस। साइड इफेक्ट समझ में आया, क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि जिन लोगों में हम ईसीटी देंगे तो उनका कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन अगर आता है, वन लाइन में आप डायरेक्ट बोलिएगा, फ्रैक्चर। मान लीजिए मैंने ईसीटी दिया, मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया, तो हड्डियां टूटती है डायरेक्ट, क्या होता है, हड्डियां टूटती है, फ्रैक्चर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन, फ्रैक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, फ्रैक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। और उसके अलावा इसके अंदर रेस्पायरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट तो कई पेशेंटों को बहुत कॉमन नहीं है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट भाई, अगर आपका फ्रैक्चर तो देख लेंगे अपन, हो जाता है कई बार, रेस्पिरेटरी अरेस्ट इतना कॉमन नहीं है। ये लगभग 2 इंसान को, 2 in 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में से 2 लोगों को होता है। तो ये जनरली चांसेस बन जाते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के। तो ये तो क्या देखा कि ईसीटी करंट दोगे दिमाग पे, 2 तरीके से दोगे, डायरेक्ट बिना एनेस्थीसिया के दे दोगे, एक होता है एनेस्थीसिया के साथ दोगे, बेहतर है एनेस्थीसिया के साथ वाला, और डिप्रेशन वालों को देते हैं, खतरनाक डिप्रेशन वालों को। अब मैं आपको बताता हूं कुछ रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी, ईसीटी में क्या रोल ऑफ नर्स होता है। सबसे पहला रोल ऑफ नर्स यही है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, पेशेंट की जान जा सकती है, और पेशेंट की जान चली गई तो पेशेंट के रिलेटिव आपकी जान ले लेंगे। तो इसलिए लीगल प्रोटेक्शन इन्फॉर्म्ड कंसेंट से होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक पेपर होता है जिसके अंदर पूरी बात लिखी जाती है कि मिस्टर रमेश इज गोइंग टू हैव ईसीटी ऑन दिस डेट बाय दिस डॉक्टर, द शॉक विल बी प्रोवाइडिंग to treat the medical illness. If any problem occur during the treatment, all the जितना भी प्रॉब्लम है वो सब का क्या है जिम्मेदार, वो है पेशेंट है भैया। तो यहां याद रखिएगा रोल ऑफ नर्स क्या है। पहला है टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, take informed consent to prevent any legal action। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा कोई भी लीगल एक्शन से बचने के लिए। देखो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऐसे मत कीजिएगा, मैं पेशेंट हूं तो मेरे दूर के फूफा के चाचा के बेटे से आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहे हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ब्लड रिलेशन वालों से लिया जाता है, ठीक है। इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो पहले पेशेंट देने की कोशिश करेगा, पेशेंट नहीं दे सकता तो उसके ब्लड रिलेशन वालों से लिया जाता है। दूसरी बात, सेकंड क्या होता है कि सेकंड हम उसकी बॉडी से जितना भी मेटल या कुछ उसने पहन रखा है, डेंचर्स पहन रखे हैं, लेंस पहन रखा है, ज्वेलरी पहन रखी है, सब रिमूव करवाइए। रिमूव ऑल द मेटेलिक substance, comma dentures, comma contact lenses एक्सेट्रा। जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस है, ज्वेलरी भी हो सकती है, डेंचर्स, कॉन्टैक्ट लेंस, सब रिमूव करवा दीजिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए डेंचर लगा रखे हैं, उसके मुंह में करंट लगा और वो चोकिंग हो गया, लेंस आपका इधर उधर हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगा। आपने ज्वेलरी पहना रखी है, करंट घूम फिर के ज्वेलरी के अंदर फंस रहा है, तो वो नहीं करना। तीसरी बात, हमें उस पेशेंट का जब भी ईसीटी देंगे, हमें उसको शॉक देने से पहले उसके सिर के ऊपर शैम्पू करना है। शैम्पू इसलिए नहीं क्योंकि वो खूबसूरत दिखे, शैम्पू इसलिए करते हैं क्योंकि ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने अच्छे से ऑयल लगा रखा है, करंट दे रहे हैं, तो ऊपर ही ऊपर ऑयल नाच गाना करके और वो रवाना हो गया। तो यहाँ आपको करना क्या है, ऑयल हटाना है सिर से, क्योंकि बैड कंडक्टर नहीं चाहिए हमें, तो गुड कंडक्टर चाहिए जो करंट आराम से फिरता हुआ जाए।
तो वॉश द एयर, वॉश 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 द हेयर ऑफ पेशेंट बाय शैम्पू बिकॉज ऑयल इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑयल जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हेयर में से ऑयल को रिमूव करना है। अब चौथी बात क्या होती है, जब भी शॉक देंगे उसके आधे घंटे पहले ऑलवेज एडमिनिस्टर, ऑलवेज एडमिनिस्टर एट्रोपिन, एट्रोपिन ग्लाइकोलेट 30 मिनट्स प्रायर, 30 मिनट्स प्रायर टू डिक्रीज ओरल सिक्रीशन, टू डिक्रीज ओरल सिक्रीशन। ओरल सिक्रीशन डिक्रीज हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट्रोपिन देते हैं। और पांचवी बात यह है, जब भी करंट दें तो मुंह के अंदर डेंचर्स, एक टंग डेंचर्स तो हमने निकाल दिया, तो एक चीज क्या होती है, माउथ गैग होता है। माउथ गैग इसका जवाड़े को भींचने से रोकेगा, तो एक टीथ को, जुबान को कटने से बचाए, तो हमें माउथ गैग लगाना पड़ेगा। तो यहां फिट दी, फिट दी माउथ गैग, माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग बाइटिंग, टंग बाइटिंग। माउथ गैग लगाइए टंग बाइटिंग से बचाने के लिए। अब बात आती है, ये सब हमने लगाया, अब मॉडिफाइड देने लगे हैं तो एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कौन सा, सोडियम पेंटोथाल, सोडियम पेंटोथाल, या फिर हम कह सकते हैं थायोपेंटल सोडियम, सोडियम पेंटोथाल या पेंटोथाल, थायोपेंटोथाल पेंटल सोडियम, ये हम देते हैं। क्या देते हैं भाई, सोडियम पेंटोथाल या थायोपेंटल सोडियम हम पेशेंट को देंगे। हम पेशेंट को क्या करने वाले हैं, ये देने वाले हैं। ये जो सोडियम पेंटोथाल होता है ना, ये सोडियम पेंटोथाल एक तरह का एनेस्थीसिया है। और दूसरी बात हम क्या करें, मसल रिलैक्सेंट जो होगा, मसल रिलैक्सेंट वो कौन सा, सक्सिनाइल कोलिन, रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन भी मसल रिलैक्सेंट है, तो ये भी हम देते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, हमें पेशेंट को देनी है, ठीक है। और जो पोजीशन दी जाती है वो पोजीशन कौन सी है, तो सातवीं पोजीशन देखिएगा। सातवां क्या है, प्रोवाइड पेशेंट, प्रोवाइड पेशेंट सुपाइन पोजीशन, लेटा करके दी जाती, मूवी में दिखाते हैं बिठा के, लेटा के देते हैं। प्रोवाइड पेशेंट सुपाइन पोजीशन फॉर ईसीटी, फॉर ईसीटी एंड आफ्टर ईसीटी, and after ECT give side lying position, give side lying position। ECT के बाद साइड लाइंग पोजीशन देते हैं, क्योंकि शॉक दे दिया तो शॉक के बाद उसका सलाइवा आएगा, तो आपको क्या करना है, साइड लाइंग पोजीशन देनी है। साइड लाइन में जितना भी सलाइवा होगा साइड में निकल जाएगा, तो हमें साइड लाइन पोजीशन देते हैं ECT के बाद। ECT दौरान हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। और जब ECT दे दिया जाता है तो हम उसको वापस रीओरिएंट कराते हैं होश में आने के बाद, कि भैया आप हो यहाँ पर, आप इतने टाइम पहले आपको ये दिया गया था, अब आप कैसे लग रहा है, आपका नाम ये है, आपके मम्मी पापा ये हैं। तो यूं इस तरीके से रीओरिएंट, रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर द शॉक अबाउट डेट टाइम, डेट टाइम एंड प्लेस, पर्सन।
रीओरिएंट कराइए डेट टाइम पर्सन के हिसाब से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, असेस द वाइटल्स, असेस द वाइटल्स प्रायर टू ईसीटी एंड आफ्टर ईसीटी every 15 minutes, every 15 minutes till 1 hour। ईसीटी देने से पहले भी वाइटल्स लेना, ईसीटी के बाद हर 15 मिनट में वाइटल लेना है 1 घंटे तक। और इसमें रूल आउट करना है कि रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन, रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रूल आउट कीजिएगा कि कहीं बहुत ज्यादा नुकसान या क्या कॉम्प्लिकेशन आई, वो सारी चीजों को हमें देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो हम ईसीटी दे रहे हैं ना, वो ईसीटी क्या कर रही है, वो ईसीटी शॉक है। क्या है भाई? शॉक। ये शॉक ब्रेन के सोमैटिक सेल पे हम दे रहे हैं, और इस ब्रेन के सेल पे देने से इंक्रीज होते हैं हॉर्मोन्स। ये शॉक हम देते हैं डिप्रेशन वालों को सबसे ज्यादा। हमेशा जब शॉक दिया जाएगा तो इसके अंदर हम मॉडिफाइड का इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी का, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसके अंदर आप एनेस्थीसिया देंगे। फिर मॉडिफाइड ईसीटी के बाद आप क्या करेंगे, रोल ऑफ नर्स निभाएंगे कि हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर इलाज कैसे दे सकें। ये ईसीटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था, पेशेंट की मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना। ठीक है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, ये इसका होता है। अब मैं आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात ये करता हूं, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वोल्टेज ऑफ करंट बताइए। ये आपका होमवर्क है, इसको पूरी वीडियो आप देखेंगे तब याद होगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। वोल्टेज ऑफ करंट बताइए, टाइम ड्यूरेशन बताइए, मॉडिफाइड में या डायरेक्ट में किसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया किस में देंगे, मॉडिफाइड में या डायरेक्ट में दिया जाता है। इंडिकेशन, डायरेक्ट मेजर इंडिकेशन के ऊपर सवाल आता है, इंडिकेशन बताइए क्या होगा। तो इंडिकेशन मैं आपको बताता हूं, डिप्रेशन होगा। लार्जेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वो आपको बताना है, टाइप कीजिएगा मैसेज में। साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट जो होगा, क्या मेजर साइड इफेक्ट, वो आपको डिस्क्लोज करना है। कौन सा मेजर साइड इफेक्ट होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बताइएगा, इन पॉइंट के अलावा नहीं आने वाला कहीं से भी। मेजर साइड इफेक्ट बताइएगा। मेजर साइड इफेक्ट के बाद अगर आपसे बोला जाए कि हम, ठीक है, कि हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, एनेस्थीसिया मसल रिलैक्सेंट कौन सा है। तो ये सवाल इनके ऊपर आते ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आई होप सो आज की क्लास में आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा, और इसी प्रकार से आप आगे पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का शुक्रिया गाइस।